मेरा नाम विकास चंदेल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस इंटरव्यू राउंड सीरीज के अंदर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं। वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है उनकी पहचान बताने के लिए। प्लीज़ वेलकम मिस्टर अवतार साहनी जी। नमस्कार। वेलकम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? आई एम फाइन। सर मैं बस आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहता था कि आपकी जो थिएटर की जो जर्नी रही है, जो यात्रा रही है जी, इतने सालों से आपने रंगमंच की दुनिया में सक्रिय रहे, वो किस तरह से शुरुआत हुई उसकी और अब तक किस तरीके से चल रहा है, बस उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। छोटा सा देखिए, थिएटर में मेरा पदार्पण जो हुआ जब मैं शिमला में पढ़ रहा था। मेरा जन्म शिमला में हुआ, मेरी बेसिक पढ़ाई 8वीं तक वहीं हुई। उसी दौरान थिएटर का जो हमारा शुरुआत रही है वो रामलीला से रही है, क्योंकि वहीं हम अनुपम खेर जो हमसे सीनियर थे काफ़ी, उनका अपना एक ग्रुप चलता था, वो करते थे, हम देखते थे, बड़े प्रभावित होते थे। तो हमने सोचा हम भी करेंगे, ये तो बड़ा अच्छा है। और थोड़ा मिमिक्री से शुरू हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर मेरे साथ काम करना पहले बंदर बनो। तो बंदर बने, तो करते 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 बड़े रोल मिलने शुरू हो गए। देन आई स्टार्टेड डूइंग मोनोलॉग्स, जिसको मोनो एक्टिंग बोलते हैं हमारे यहाँ कंपटीशन। उसके बाद फिर मैं रेगुलर थिएटर करता रहा। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ माय फादर आई केम टू माय होम टाउन अंबाला कैंट। फादर आपके किस में थे सर? आर्मी में थे जी। अंबाला कैंट में हमारा जो ग्रुप है, सबसे पुराना हरियाणा का सबसे पहला ग्रुप है आदि मंच। आदि मंच, हाँ, मैं आदि मंच का मेंबर हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ उनमें से। और हमने वो खड़ा किया वहाँ थिएटर, फिर जम के थिएटर किया। उसी दौरान मेरी मुलाकात मिस्टर वालिया, जो कि ऑलरेडी एनएसडी में काम कर रहे थे, वो हमें एक प्ले कराने आए। उन्होंने बोला कि एनएसडी नाम की भी चीज़ है जो हमें तब तक नहीं पता थी, और ना ही किसी ने बताने की जहमत की। खैर, आई फिल्ड माई फॉर्म एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन एनएसडी। टिल देन आज तक रेगुलर थिएटर में ही हूँ मैं। एनएसडी से तब आपका वास्ता शुरू हुआ और तब से अब तक आप लगातार? आई गॉट एडमिशन इन 81 और 84 में मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में पास आउट करके मैं निकला। सर जब आप एनएसडी से ग्रेजुएट होकर जब आप निकले तो उसके बाद आप अपने शहर में वापस आए काम करने के लिए? शहर में नहीं, मैं दिल्ली में बस गया, क्योंकि उसके बाद मुझे फेलोशिप मिला। आई वेंट टू इम्फाल और मैंने पद्म श्री रत्नथ्याम के अंडर अपना रिसर्च वर्क किया। तो उनको मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि यू वर्क विद मी, और मैंने लगभग 25-30 साल उनके साथ काम रेगुलर किया। दिल्ली में रहता था, मगर जब जब काम होता था ये आस्क्ड मी टू कम टू जॉइन देयर रेपर्टरी। और फिर मैं करता रहा काम उनके साथ। और उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है मैंने खुद लाइट डिज़ाइन की है उनकी, फॉरेन टूर्स में भी गए हैं। उसके साथ साथ मेरा अपना ग्रुप था दिल्ली में। पहले ग्रुप का नाम था साक्षी। हम सब काफ़ी बड़ा ग्रुप था हमारा, वो हम काम करते रहे। तो बैंडिट क्विड के दौरान वो ग्रुप टूटा, क्योंकि कुछ लोग फिल्म में चले गए, हमारे मैक्सिमम लोग फिल्म में चले गए। देन आई फाउंड माई अनदर ग्रुप कॉल्ड आर्ट एक्टर्स रेपर्टरी थिएटर, 2004 में बनाया। इसके बीच में मैं अपने शहर में जाता रहा, मैंने वहाँ भी 1-2 प्रोडक्शंस की हैं, अभी फिर बोल रहे हैं करने के लिए। बट चूंकि जहाँ का दाना पानी लिखा था वो आपको पता नहीं होता है। जी सर। तो बट यस, आई ओ माई थिंग्स टू माई इनिशियल ग्रुप, दैट इज आदि मंच, और वो जब भी बुलाएंगे मैं जाऊंगा जी। तो सर दिल्ली में अभी भी आपका ग्रुप एक्टिव है? जी बिल्कुल एक्टिव है, अच्छे से काम करते हैं हम, रेगुलर प्रोडक्शंस करते हैं। बस कोविड के दौरान थोड़ा सा डाउन चला गया। और अभी क्या कि अभी जो सेट ऑफ एक्टर्स आता है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। जैसे छोटे शहरों में अमेच्योर ग्रुप ये लंबे समय तक चल जाते हैं, मगर दिल्ली जैसे शहर में ये नहीं चलते। उनको लगता है कि उनको एक रात में एक्टर बना दो, जो पॉसिबल नहीं है, पेशेंस नहीं है। yes. तो उनमें ज़्यादा एक्टर क्या 1 या 2 या 3 प्रोडक्शन तक रुकता है, अपना काम करता है, उसको लगता है मेरा इतना काम हो गया, फिर वो निकल लेता है। हमें भी सच्चाई का पता है, हम भी कहते हैं ठीक है भाई जाओ, कोई और आएगा। तो इसी तरह ग्रुप चलता है जी, और काम कर रहे हैं। सर आप एनएसडी के साथ इतने लंबे समय तक रहे, आप उनकी टीम के कोर मेंबर के तौर पर काम करते रहे जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सालों से जो एनएसडी का जो विस्तार होना चाहिए था बाकी राज्यों के अंदर, देश के हर कोने कोने तक पहुंच जाना चाहिए था, वो इतना स्लो प्रोसेस क्यों रहा? उसके कई कारण हैं, क्योंकि अब मैं एनएसडी का सोसाइटी मेंबर भी हूँ और एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी हूँ। ऐसा नहीं कि एनएसडी ने अपना विकास नहीं किया, विस्तार किया है,
पर टू बी वेरी प्रैक्टिकल, जो चीज़ें सामने मेरी आती, जो मेरी समझ में आती है, एनएसडी थोड़ा मुझसे डिफरेंट सोच सकता है क्योंकि दे हैव ऑल द राइट टू डू सो। यस सर। हम जो पहले 20 थे, फिर 26 हुए, फिर 29 हुए, अब 32 स्टूडेंट्स एक साल के हम लेते हैं। इसके अलावा हमारे 5 सेंटर है, उनमें भी 20 करके स्टूडेंट्स आते हैं जी। इसके अलावा हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज है वो भी चलते हैं, जो वर्कशॉप्स है वो भी चलते हैं। खाली एनएसडी के विस्तार से कुछ नहीं होने वाला है। खपत कहां होगी? जी। जैसे आपका ये पायट खुला है, ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं, लगातार आईआईटीज भी हैं जी। उनमें से इंजीनियर निकल रहे हैं। क्या सबकी खपत हो जाती है? नहीं होती ना। इसी तरह, और इनमें आप में तो फिर भी चांसेस इस पायट में या रासकला मंच, हाँ रासकला मंच मतलब है, आपका सारा कुछ है, ये जहां भी हम कर रहे हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मगर क्या है कि कला के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। यस सर। खपत भी तो हो। हम हर साल 32 स्टूडेंट निकालते रहे, प्लस 80 स्टूडेंट 4 सेंटर्स के, वो अलग है। कहीं तो उनका एम्प्लॉयमेंट हो जी। और अभी भी इन सब चीजों के बाद भी, जबकि हमारी नाटक की जो सभ्यता है 5000 साल पुरानी है जी। उसके बावजूद भी ये जन जन तक बगैर सरकार के प्रेशर के बगैर ये कभी आगे पहुंची ही नहीं है। जिसकी एक कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए वो भी तक आज तक नहीं बनी, एक्सेप्ट 2-3 राज्यों को छोड़कर। महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, इनमें है। मगर जहां हिंदी प्रदेश जो है उनमें तो बिल्कुल जीरो है। जी। नाटक या नौटंकी करना मतलब ये फिजूल का काम है। हमारा माइंडसेट ही नहीं बदला तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी? जब तक पब्लिक का माइंडसेट नहीं बदलेगा इस कला को लेकर, ये कला है जी। जैसे पेंटिंग है, जैसे लिखना है, जैसे बाकी कलाएं, ऐसे नाट्य कला भी एक कला है। जब तक ये हमारे माइंडसेट में नहीं आएंगी तब तक चीजों को उद्धार नहीं हो सकता। और फिर चलो नेशनल स्कूल ड्रामा ने आपने बोला, मैं मान गया, उसके अलावा और भी कई गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने ड्रामा स्कूल खोले हैं, उनके स्टूडेंट भी पास होकर निकल रहे हैं और सबका ध्यान एक ही है, बॉलीवुड। जी। और बॉलीवुड तो महासमुद्र, कहीं जाते कहीं समा जाते, पता ही नहीं लगता कहां गए। रही बात थिएटर में, तो उसके कोई ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है नहीं। एनएसडी की रिपेट्रीज ऐसे 1-2-3 रिपेट्रीज हो रहे हैं, उसमें 20, 22, 25 लोगों से ज्यादा आप रख नहीं सकते जी। क्योंकि पैसा कहां से आएगा। तो प्रॉब्लम इज दिस कि अगर तो माल जो बने उसकी खपत भी हो, फिर तो और ड्रामा स्कूल खोले भी, तो कई बार ये सोच के हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। वी वॉन्ट टू डू इट। अब जैसे सरकारों के साथ बात होती है, राज्य सरकारों के साथ, वो चाहती है सारा खर्चा एनएसडी उठाएं। एनएसडी का अपना फंड जो लिमिटेड है जी। और हमें क्लियर कट गाइडलाइंस भी हैं कि भाई अगर हम किसी राज्य में खोलना चाहते तो राज्य सरकार आगे आए, हम उनको अपना टेक्निकल नो हो, अपनी एक्सपर्टीज, अपना ब्रांड दे सकते हैं जी। मगर जो उसके बेसिक खर्चे हैं, जो उसकी बिल्डिंग है, जो सारी चीजें, वो तो सरकार उठाए ना। ये जब तक खुद राज्य सरकारें इसके बारे में सचेत नहीं होंगी तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि हमें तो जो मिलता फंड, हम तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में, वर्कशॉप्स करने में और फेस्टिवल्स करने में खर्च हो जाता है। ड्रामा स्कूल का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए हमें अलग से फंडिंग, मैं चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट करे, वो हमें मत दे, हमसे एक्सपर्टीज ले, हमारा ब्रांड ले। वी आर देयर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम ये राज्य सरकारें अगर अपनी रिपेट्रीज खोलती हैं जी और गांव-गांव तक जाती हैं, एक बेहतर एंटरटेनमेंट पब्लिक को वो दे सकती हैं, बजाय कि जो घटिया फिल्में और ओटीटी में जो आप गंद मुंद देखते हैं, उससे तो लाख दर्जी अच्छा हमारा थिएटर है। आपको पता ही है। ये होना चाहिए। ये मुझे लगता है अब राज्य सरकारों को मिलकर अपने अपने क्षेत्र में ये काम करें। रिपेट्रीज खोले, 2, 4, 5 रिपेट्रीज खोले, एक फोक की खोले, एक मॉडर्न थिएटर की खोले, इस तरह करके कई तरह की चीजें, पपेट्री की खोले जी। तो लोगों का एक बेहतर एंटरटेनमेंट होगा। स्कूल में जाकर काम करें, स्कूल में उनके दर्शन मत करें, क्योंकि अभी हमारे एनईपी में भी थिएटर इन एजुकेशन को समाहित किया गया है। तो
तो मुझे लगता है कि अब राज्य सरकारें आगे और सचेत हो जाए। मुझे नहीं लगता कि, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर आते हैं कल्चर को लेकर जीरो है, नहीं है। कल्चरली दे आर जीरो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं। जब तक जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो पॉलिटिकल एरिया में जो लोग काम करते हैं, जब तक वो अपने कल्चर, रंगमंच को लेकर, अपने संस्कारों को लेकर जब तक सचेत नहीं है, ये काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले दे आर सपोज टू बी एजुकेटेड देमसेल्फ रिगार्डिंग द थिएटर। ड्रामा स्कूल खुल जाएंगे, खुलने में कौन सी देर लगती है। सर खाली सिर्फ ड्रामा स्कूल नहीं, एनएचडी रेपेटरी चीफ से जब मेरी बात हो रही थी तो उनका भी यही मानना था कि हर साल 30-32 बच्चे एक इंस्टीट्यूट से पास आउट हो रहे हैं, और उनको मुंबई का रुख शायद इसीलिए करना पड़ता है हाँ, क्योंकि यहाँ पे उनके बाद प्लेस होने के लिए कोई जगह है नहीं उनके। है नहीं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। मैं भी यही कह रहा हूँ कि खपत कहाँ होगी माल की। माल मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है, उसके बाद अगर जगह नहीं तो मुंबई भागेगा, और मुंबई में भी कौन सा काम मिल जाता है जी, ठीक है ना। वो पता नहीं क्या क्या करते हैं उसके बाद। पेट तो सबको भरना, पेट लगा, पापी पेट का सवाल है जी, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो सर जो रेपेट्री है, यहाँ पर आर्टिस्ट होता है, यहाँ पर भी तो एक मिनिमम टाइम है। जैसे कोई एक्टर है, वो 30 की एज में एनएचडी अगर आता है, 33 में वो पास आउट होता है, 35 में अगर वो ज्वाइन करता है रेपेट्री को, उसको मिनिमम 6 साल मिल रहे हैं वहां पर करने के लिए। एट 41 अगर उसके पास रेपेट्री भी नहीं होगी तो क्या करेगा, क्योंकि एट दैट टाइम कॉर्पोरेट भी उसे कोई जॉब नहीं देने। हाँ, वो आपकी बात सही है, मगर 30 तो मैक्सिमम एज हमने रखी है सर। हमारे पास जो लोग है 22, 23, 24 में आ जाते हैं, और करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद 32, 33 के आसपास, तो 5 या 6 साल से ज्यादा हम भी नहीं रख सकते जी। अगर इनको हम स्टेगनेट कर देंगे तो जो पीछे इतना बड़ा लॉट आया वो कहाँ जाएगा। ये आगे वाला आगे निकलेगा तो नए वाले जो आएंगे ना हमारे पास, हम तो एक प्लेटफॉर्म देते हैं स्टेबिलिटी के लिए। बट वो शॉर्ट टर्म है सर, काफी शॉर्ट टर्म है कि एम्प्लॉयमेंट देना रेपेट्री का काम नहीं है। रेपेट्री का ये काम है कि जो नया आर्टिस्ट आ रहा है वो 4-5 साल करके रह के अपने जो कला सीखी उसको अच्छे से मांझ ले, अपने आप को आगे के लिए तैयार कर ले। मतलब ये तैयारी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि जो 3 साल उसने पढ़ाई की है वो तो पढ़ाई है। पढ़ाई का असली यूसेज कैसे होगा वो रेपेट्री देती है आपको, और रेपेट्री अगर आपने आपको स्टैग्नेट कर देगी तो फिर आने वाले जो पीछे की पौध आ रही है उसको जगह हम कहाँ देंगे। तो हम तो तैयार करते हैं। ये तो जैसे पता नहीं गवर्नमेंट ने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन क्यों बंद कर दिया, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। उसमें रेगुलर एम्प्लॉयज थे, और एक स्टेट में कम से कम आज ज़्यादा नहीं तो 40-50 आर्टिस्ट की खपत हो जाती थी, और वो अच्छा खासा मतलब पेंशनेबल जॉब था, लास्ट तक करते थे, और जगह जगह जाके बॉर्डर्स एरिया में जाके वो लोग परफॉर्म करते। अचानक पता नहीं गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। क्यों कर दिया भाई? ऐसी क्या नई पॉलिसी आपके पास आ गई? आपके पास बाकी सारी चीज़ों के लिए तो पैसा है, कल्चर को लेके हमारे पास फंडिंग नहीं है। यस सर, गवर्नमेंट का भी उदासीन है गवर्नमेंट भी, और मैं तो, मेरी शिकायत है गवर्नमेंट के साथ, चाहे स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, कि इतना भी उदासीन नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारी बैकबोन है, कल्चर इज अवर बैकबोन जी। आपकी जो संस्कृति हो आपकी बैकबोन है, और कोई भी अगर राष्ट्र दुनिया में अगर खड़ा हुआ तो अपनी संस्कृति की वजह से खड़ा हुआ। हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, और हमारे संस्कृति में ही सबसे कम फंडिंग है। ये एक विरोधाभास मेरी समझ से बाहर है। और जो फंडिंग थी उसको भी हाफ कर दिया गया। आप देख लीजिए, आपके सामने है, जब ये बजट पेश हुआ हमारी आधी फंडिंग रह गई है। हम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कला को लेकर? सर इस आधी फंडिंग को करने से बाकी एनएचडी के सेंटर्स पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ा। आपको मजे की बात बताऊं कि जो हमारे जो 4-5 सेंटर जो ऑलरेडी खुले हुए हैं उसके बारे में, क्योंकि मैं फाइनेंस कमेटी में भी हूं, और सेंटर से फाइनेंस के जो सेक्रेटरी आए हैं, बैठे, बात हुई, कह रहे कि इसका तो हमारे पास अप्रूवल ही नहीं है। तो मैंने एक क्वेश्चन किया, मैं कहा जब इतने साल से चल रहा है जी, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को ना पता हो, कोई छुप के तो काम हो नहीं रहा है, पता तो है, तो आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव नहीं हुआ कि फंडिंग आप दें? फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पोस्ट फैक्टो इसका अप्रूवल मांग लीजिए, हम इसकी अलग से फंडिंग देंगे।
आज 2 साल हो गए हैं हमें चिट्ठी दिए हुए, ना उसका कोई जवाब ही नहीं है, ठंडे बस्ते में डाल दी गई। मीटिंग में तो सब आके बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं, बट उसका कोई हिसाब किसी से मांगो, नोबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो क्या किया जाएगा? सर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई के अंदर, टीवीएफ, आपने भी सुना होगा उसके बारे में। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होके भी मुंबई में जिस तरीके से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स फ्रीलांस होके काम ढूंढते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, तो उन्होंने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और उन्होंने उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह ट्रीट किया है। एक्टर्स को पर मंथ सैलरी बेस पर रखा है उन्होंने, राइटर्स को पर मंथ सैलरी बेस पर रखा, डायरेक्टर्स को पर मंथ सैलरी बेस के ऊपर रखा है। तो जब एक प्राइवेट कंपनी इस तरीके से आगे आके काम दे सकती है और चीजों को एक सिस्टम के तहत ला सकती है, तो गवर्नमेंट तो बहुत इतनी पावर है इनके पास, फिर ये क्यों नहीं इनिशिएट लेते इन सब? आप सही कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ चलो ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर के भी लोग आगे आते हैं तो और भी अच्छा, क्योंकि प्राइवेट के पास फंडिंग बहुत है जी। जितने कॉर्पोरेट हाउस हैं उनके पास फंडिंग बहुत है, और एज पर लॉ उनको कुछ परसेंट हर कॉर्पोरेशन को या कॉर्पोरेट जो है उनको कल्चर के लिए रखना होता है। दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाई ओनली 1 or 2 कॉर्पोरेट हाउसेस आर डूइंग सो जी। और सब ने क्या है कि और जिनके पास है भी है, सब ने अपने अपने आशियाने बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट से कम दामों पे ज़मीन ज़रूर ले लेते हैं, उसकी एक सोसाइटी फॉर्म कर देते हैं, ज़मीन लेके ऑडी भी बना लेंगे, मगर वो अपने फ़ायदे के लिए सब काम करते हैं। फॉर एग्जांपल श्री राम सेंटर या कमानी जी, या इस तरह एलटीजी या और भी शहरों में कहीं हैं, सबको सस्ते दामों पे ज़मीन मिली 1 रुपया गज के हिसाब से, पर सब ने अपनी जायदाद बना ली है उसको, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट ने अपनी तरह अच्छा ही किया था कि ठीक है तुम लो और कल्चर को बढ़ावा दो, मगर आप जाके देखिए, अगर मैं थिएटर करूं, मैं आज चाहूं कि मैं ऑडिटोरियम बुक करूं, तो मेरे एक दिन का 1 लाख रुपए से ऑडी का खर्चा है जी, मैं कहां से ले आऊंगा? जबकि 1 रुपया जमीन इसलिए दी गई थी कि आप उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाइए, और सारा कुछ खर्चे निकालने के बाद आप ऑडी जो मैक्सिमम 20-30 हजार पर डे के हिसाब से आप आर्टिस्टों को प्रोवाइड करिए। एमेच्योर ग्रुप बहुत सारे हैं। अब 1 लाख रुपए का अगर मैं ये दे दूं तो मेरे बाकी खर्चे कहां से निकलेंगे? सोचने की बात है। बिल्कुल। तो सर इनको ओवरलुक करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई? अरे भाई, हमारा जिस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम है सारा कॉर्पोरेट की फंडिंग पे डिपेंड है, और कोई भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को नाराज नहीं करना चाहती अपनी पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, इसलिए वही ढाक के 3 पात। सर ये तो बात हुई जो पॉलिटिक्स के, जो भी उसका इन्वॉल्वमेंट है थिएटर को लेके, आगे क्या उन सोच रखेंगे वो, ये तो उन्हीं के ऊपर निर्भर है। आप लोग कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं। We are doing it, yes. सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है जी, कि जिस तरीके से आपके साथ ही बाद में सिनेमा की ओर रुख किया उन लोगों ने, तो आपने रंगमंच से पास आउट होने के बाद आपने क्यों नहीं डिसाइड किया कि सिनेमा जाके काम करना है? हाँ, मैंने सोच लिया था कि अपने देखो अपने अपनी सोच की बात है। मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट ने अगर मेरे पे इतने लाख रुपए लगा के मुझे थिएटर के लिए तैयार किया है, तो मेरा फर्ज बनता है मैं थिएटर करूँगा। फर्ज क्या मतलब, मेरा पैशन भी थिएटर ही है, पहला पैशन थिएटर है। ऐसे नहीं कि मैंने फिल्में नहीं की, मैंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, बट मैंने दिल्ली में बैठ के की। दिल्ली में बैठ के कभी जिसको आना मेरे पास आ जाए, अगर मेरी ज़रूरत तो करवा लो, मुझे पैसे दो कि मैं थिएटर में लगा लूँ, वो मैंने किया, मगर थिएटर नहीं छोड़ा मैंने। बाकी जो जाना चाह रहे थे, मुझे लगता है वो शुरू से थिएटर को छोड़कर उनका मेन मकसद ही वही रहा था। स्टार्टिंग से वो क्लियर थे इस चीज को। आई थिंक दे वर वेरी क्लियर कि थोड़ा अपने आर्ट को अच्छे से मांझ लो, अच्छे से अपने आप को तैयार कर दो, फिर चले जाओ। ऐसे ही हुआ, ऐसे अभी भी हो रहा है। तो सर आप क्या समझते हैं, गलत है सही? नहीं, सही है वो भी, मैं किसी को बुरा क्यों बोलूंगा? हर एक अपना अपना, देखो जैसे खाने पे हमारा कंट्रोल नहीं, आपकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है, ऐसे कला को लेकर भी मेरी अपनी चॉइस, उनकी अपनी चॉइस है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ। सर आप इतने सालों से रंगमंच करते रहे, थिएटर में सक्रिय रहे, मैं बस ये जानना चाहूंगा आप इस समय थिएटर को लेके क्या समझा आपने, क्या है थिएटर आपके लिए? जान है मेरी, और हाँ, और इसका फर्क तो पड़ता है।
क्योंकि मुझे इतना मालूम है, मुझे से एनरिच किया है। और ऐसे ही मैं अपनी जो चीज़ें हैं पास ऑन करता हूँ अपने भावी पीढ़ी को। कोशिश करता हूँ कि भाई विरले अगर 2-4 भी इसमें आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरह ही बस बहुत बड़ा कोई ऐसा टारगेट नहीं मैंने रखा हुआ, छोटे छोटे टारगेट रखे हुए हैं। अगर वो भी मैं अचीव कर लेता हूँ तो इस आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। और वो कर रहे हैं हम। जी सर। नई पोत तैयार कर रहे हैं। आप जैसे लोग हैं जो सतत, हमारे दर्शक भी, हम कह रहे हैं दर्शक अच्छे तैयार कर लो भाई, तब भी काम निकल जाएगा। मैं ज़्यादा टिकट नहीं रखूंगा, 5 रुपये रखूंगा, मगर दर्शक तैयार हो, 5 रुपये बहुत है हमारे लिए। हमने कौन सा महल बनाने हैं, हमें नहीं चाहिए सब कुछ। थिएटर चलता रहे, सतत चलता रहे, हमारे कल्चर आगे बढ़े, बस यही एक आशा रखता हूँ मैं सबसे। सर मेरा एक सवाल ये है कि एनएचडी में जो गेस्ट आर्टिस्ट काम किया करते थे बाहर से आके, उनको एक मौका मिलता था एनएचडी के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ उस माहौल में उनको चीजें सीखने का, वो बंद कर दिया गया। उसके बारे में बंद तो नहीं किया गया, थोड़ा कम हो गया बिकॉज लैक ऑफ फंडिंग। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फंडिंग। बिकॉज ऑफ फंडिंग। देखो जी, पैसा सब कुछ कराता है, ये तो मानिए जी। और जब तक लिक्विडिटी नहीं है तो क्या होगा। हम प्लान तभी बनाएंगे ना बड़े बड़े, हमें पता होगा कि हमारे पे इतना पैसा है और हम ये कर सकते हैं। दैट इज नॉट देयर एट ऑल। इसलिए सर एट लास्ट मैं ये जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए इस रासकला मंच के इस थिएटर फेस्टिवल के अंदर, यहाँ क्या आके आपने क्या डिफरेंट देखा बाकी फेस्टिवल्स, और ये इनिशिएटिव जो रासकला मंच ने लिया है 14th चलो थिएटर फेस्टिवल, सो उसको आप लेके क्या सोचते हैं? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और ये सतत जारी रहना चाहिए, क्योंकि एक लगन दिखती है और एक पैशन दिखता है, वो सबसे बड़ी बात है। बाकी तो किसने क्या लिया, क्या खाया, क्या पिया, वो सब गौण है। आपका पैशन है और आपकी लगन है, एंड माई कुडोस टू देम, दे शुड कैरी ऑन दिस थिंग फॉर जितना लंबे समय तक वो चल सकते हैं। और अच्छा है, ये पहल बहुत अच्छी है। कम से कम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ये बता दे कि हम भी ये कर सकते हैं। जो आप करोड़ रुपए लगा के करते हैं वो हम इतने में भी कर सकते हैं। इससे विल होना चाहिए, दम होना चाहिए अपनी बात में करने का, और वो रास ने दिखा दिया कि हम कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी बात है ये। एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई विश कि एक लंबा सेशन करें आपके साथ नेक्स्ट टाइम। हाँ, कभी भी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। अरे